अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 16 में आप सबको खुशामदीद। आज के सेशन में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स को आखिर ये कैसे पता चला कि हमारी ज़मीन, ये प्लैनेट 4.5 अरब साल पुराना है? इसका जवाब ना रेडियो एक्टिव डीके के एक हैरत अंगेज बैलेंस में छुपा है, जिसे हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। और आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेडियो एक्टिव चेन्स आखिर हैं क्या। फिर हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरा प्रिंसिपल वक्त को नापने का यानी डेटिंग का जरिया कैसे बनता है। हम कुछ अहम मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे कि फिजिक्स कैसे हिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, रेडियो एक्टिव चेन्स। क्योंकि आप देखेंगे जब बात रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की आती है तो चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी वो नज़र आती हैं। अक्सर पर्दे के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। अगर आप कभी पुरानी यूरेनियम की ओर यानी कच्चे धात से निकलने वाली रेडिएशन को मेजर करें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ यूरेनियम है? जवाब है नहीं। देखिए, असल कहानी ये है कि बहुत से भारी एलिमेंट्स सीधे सीधे एक ही स्टेप में किसी स्टेबल चीज़ में नहीं बदलते। ऐसा नहीं होता, बल्कि एक पेरेंट न्यूक्लियस डीके होता है और एक नया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम डॉटर कहते हैं। फिर वो डॉटर न्यूक्लियस आगे डीके होता है, शायद एक ग्रैंड डॉटर बनाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कोई स्टेबल एलिमेंट ना बन जाए। तो जब हम यूरेनियम 238 की रेडिएशन को मेजर करते हैं, हम सिर्फ यूरेनियम की रेडिएशन नहीं देख रहे होते, हम असल में उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरी डीके चेन, जिसमें रेडॉन और पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स भी शामिल हैं, उन सब की मिलीजुली रेडिएशन को देख रहे होते हैं। इसीलिए वो इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कम्प्लेक्सिटी को, इस पूरी चेन को हम समझें कैसे? इसके लिए हमें एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ये इस पूरे डीके प्रोसेस में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन ढूंढने का नाम है। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात क्लियर कर लें। जब भी मैं एक्टिविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो इसका सीधा सा मतलब है हर सेकंड में कितने एटम्स डीके हो रहे हैं। सिंपल। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये वो स्पेशल स्टेट है जब एक डॉटर एलिमेंट के डिके होने की रेट उसके पेरेंट एलिमेंट के डिके होने की रेट से लिंक हो जाती है। ये एक किस्म का बैलेंस पॉइंट है। सोचो, जितनी तेजी से डॉटर आइसोटोप बन रहा है, उतनी ही तेजी से वो आगे डिके भी हो रहा है। तो उसकी मिकदार में एक बैलेंस आ जाता है। प्रोडक्शन और डिके में एक मुस्तकिल रिश्ता कायम हो जाता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसकी दो मेन किस्में हैं। एक है सेक्युलर इक्विलिब्रियम और दूसरी है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। इनमें बुनियादी फर्क पेरेंट की हाफ लाइफ का है। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में पेरेंट की हाफ लाइफ अपनी डॉटर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। हम अरबों सालों की बात कर रहे हैं। जबकि ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में पेरेंट की हाफ लाइफ डॉटर से लंबी तो होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम की। इसकी शर्त ये है कि पेरेंट की हाफ लाइफ डॉटर की हाफ लाइफ से बेइंतहा ज़्यादा हो। इसको समझने के लिए एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल का तसव्वुर करें, जिसमें से एक छोटा सा पाइप पानी निकाल रहा है। पूल इतना बड़ा है कि उसके पानी के लेवल में आपको सालों तक कोई फर्क महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि पानी का लेवल कांस्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पेरेंट की एक्टिविटी यानी उसके डीके होने की रेट तकरीबन कांस्टेंट रहती है। वक्त के साथ डॉटर आइसोटोप बनता जाता है और एक वक्त आता है जब उसके डीके होने की रेट उसके बनने की रेट के बिल्कुल बराबर हो जाती है। यही बैलेंस पॉइंट है। और ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखिए, ये जो पहली बार है पेरेंट की एक्टिविटी, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, एक सीधी लाइन की तरह। लेकिन दूसरी बार जो डॉटर की एक्टिविटी है, वो वक्त के साथ बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर बिल्कुल पेरेंट की एक्टिविटी के बराबर हो जाती है। और इसी पॉइंट पर हम कहते हैं कि सेक्युलर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। अब आते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ भी पेरेंट की हाफ लाइफ डॉटर से लंबी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम उसके डीके को इग्नोर कर सकें। पेरेंट की एक्टिविटी भी वक्त के साथ कम होती नजर आती है।
और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात होती है। डॉटर की एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते पेरेंट की एक्टिविटी से भी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद पेरेंट और डॉटर दोनों एक साथ डीके करना शुरू कर देते हैं और उनकी एक्टिविटीज के बीच एक फिक्स रेशियो कायम रहता है। इसकी एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में है, जहां मोलिब्डेनियम 99 से टेक्नीशियम 99M बनता है, जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इस चार्ट को देखें, ये ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है। गौर करें, पेरेंट की एक्टिविटी पहली बार वक्त के साथ कम हो रही है, लेकिन डॉटर की एक्टिविटी दूसरी बार न सिर्फ उससे ज्यादा है, बल्कि दोनों बार्स एक ही प्रोपोर्शन में, एक ही तनासुब से नीचे जा रही हैं। उनके दरमियान जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। यही ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की असली पहचान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या होगा अगर पेरेंट की हाफ लाइफ डॉटर से कम हो? तो इसका जवाब सिंपल है। इस केस में कोई इक्विलिब्रियम कायम हो ही नहीं सकता। पेरेंट तो जल्दी से डीके होकर खत्म हो जाएगा और डॉटर आहिस्ता आहिस्ता डीके होती रहेगी, यानी वो बस वक्त के साथ जमा होती जाएगी। बैलेंस बनना मुमकिन नहीं। ठीक है, तो अब जब हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अब हम इसकी सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेटिंग। यानी हम ये देखेंगे कि ये प्रिडिक्टेबल रेडियो एक्टिव डीके, कुदरत की एक अनोखी घड़ी, एक कॉस्मिक क्लॉक कैसे बन जाता है। देखिए, इस सब के पीछे जो बुनियादी आइडिया है वो बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक बिल्कुल कांस्टेंट, एक प्रिडिक्टेबल रेट पर डीके करते हैं। उनकी हाफ लाइफ कभी नहीं बदलती, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो। वो बस टिक टॉक अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं। और यही चीज़, यही प्रिडिक्टेबिलिटी हमें उन्हें एक क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। एक ऐसी क्लॉक जिससे हम हज़ारों, लाखों, बल्कि अरबों साल तक का वक्त नाप सकते हैं। तो हम माजी का ये लॉक खोलते कैसे हैं? चाबी आपके सामने है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर हम किसी सैंपल में ये मेजर कर लें कि कितने पेरेंट एटम्स बाकी हैं और उनसे कितने डॉटर एटम्स बन चुके हैं, तो इस रेशियो को इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि वो सैंपल कितना पुराना है। इसकी मिसाल बिल्कुल एक रेत की घड़ी यानी आवर ग्लास जैसी है। अगर आप देखें कि ऊपर कितनी रेत बाकी है और नीचे कितनी जमा हो चुकी है, तो आप फौरन अंदाजा लगा सकते हैं कि घड़ी को उल्टा किए हुए कितना टाइम हो गया है। रेडियो एक्टिव डेटिंग बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। ओके, आइए अब थियोरी से निकलकर प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। साइंटिस्ट इस प्रिंसिपल को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनसे उम्र नापी जाती है? यहाँ आप 3 सबसे कॉमन डेटिंग मेथड्स देख सकते हैं। हर मेथड एक अलग किस्म की घड़ी है जो अलग अलग टाइम स्केल्स के लिए अहम है। जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग, इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 5730 साल है, तो ये आखिरी 50,000 साल तक की ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे फॉसिल्स की उम्र बताने के लिए परफेक्ट है। फिर है यूरेनियम लेड डेटिंग। इसकी हाफ लाइफ देखें, 4.5 अरब साल। ये ज़मीन की उम्र और बहुत पुरानी चट्टानों की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। और आखिर में पोटेशियम आर्गन, जो वोल्केनिक रॉक्स की डेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन 14 डेटिंग का प्रोसेस वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारी एटमॉस्फेयर में ऊपर कॉस्मिक रेज आती हैं और नाइट्रोजन से कार्बन 14 बनाती हैं। ये कार्बन 14 पौधों में जाता है और जब हम या जानवर उन पौधों को खाते हैं तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। जब तक हम जिंदा हैं, हम मुसलसल कार्बन 14 लेते रहते हैं, लेकिन जिस लम्हे मौत होती है ये सिलसिला रुक जाता है। अब जिस्म में नया कार्बन 14 नहीं आ रहा और जो पहले से मौजूद है वो अपनी फिक्स्ड रेट पर डीके होना शुरू हो जाता है। तो साइंटिस्ट बस ये मेजर करते हैं कि कितना कार्बन 14 बाकी है और उससे वो उस जीव की मौत का वक्त बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको हजारों नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी चीज़ों को डेट करना हो, जैसे हमारी ज़मीन को, तो आपको एक ऐसी घड़ी चाहिए जो बहुत बहुत स्लो चलती हो। यहाँ काम आती है यूरेनियम लेड डेटिंग। यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 अरब साल है, जो इत्तेफाक से ज़मीन की उम्र के भी बहुत करीब है। इसी मेथड से हमने प्लैनेट अर्थ की उम्र मालूम की है। इसी तरह पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग भी बहुत अहम है। इससे जियोलॉजिस्ट वोल्केनिक रॉक की लेयर्स को डेट करते हैं, जिससे वो ज़मीन की पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन बना पाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से उन अहम पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज के लेक्चर में सीखे हैं। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम डीके चेन्स में एक्टिविटी का एक बैलेंस है। इसकी 2 किस्में हैं,
सेक्युलर इक्विलिब्रियम, जहां पेरेंट की हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है और डॉटर की एक्टिविटी उसके बराबर हो जाती है, और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, जहां डॉटर की एक्टिविटी पेरेंट्स से ज्यादा होती है लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो मेंटेन करती है। हमने ये भी जाना कि रेडियोएक्टिव डेटिंग का पूरा प्रिंसिपल इस बात पर मबनी है कि डीके की रेट हमेशा कांस्टेंट रहती है। और आखिर में हमने देखा कि कार्बन 14, यूरेनियम लेड और पोटासियम आर्गॉन जैसे मेथड्स न्यूक्लियर फिजिक्स को आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी जैसी फील्ड्स के साथ जोड़कर माजी के राज खोलते हैं। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए इस बारे में, अगर हम फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करके पत्थरों और फॉसिल्स की जुबानी उनकी तारीख सुन सकते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं, तो इस कायनात के और कितने ही राज होंगे और कितने सीक्रेट्स होंगे जो बस इस इंतजार में है कि हम फिजिक्स के सही कानून उन पर अप्लाई करें और वो खुलकर सामने आ जाएं। See you in the next lecture.